नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने किया वाणिज्य भवन का उद्घाटन। देश ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया याद। और महाराष्ट्र में सियासी संकट बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए बने वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने निर्यात पोर्टल भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत ने 31 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर, वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं का लक्ष्य सरकारी कामों में तेजी लाना है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रोजेक्ट्स वर्षों तक लटके नहीं रहने चाहिए, समय पर पूरे होने चाहिए। सरकार की योजनाएं अपने लक्ष्य तक पहुंचे, तभी देश के टैक्स पेयर का सम्मान है। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के रूप में भी हमारे पास एक आधुनिक प्लेटफॉर्म है। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के जिस सफर पर देश बीते 8 वर्षों से चल रहा है, आज उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देश को आज नया और आधुनिक वाणिज्य भवन और साथ ही निर्यात पोर्टल, ये दोनों एक नई भेंट मिल रही है। इन दोनों में से एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है। ये दोनों ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ी हमारी गवर्नेंस में सकारात्मक बदलाव और आत्मनिर्भर भारत की हमारी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाणिज्य भवन इस कालखंड में कॉमर्स के क्षेत्र की उपलब्धियों की निशानी है। शिलान्यास के समय इनोवेशन और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सुधार की जरूरत पर बल दिया था। आज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46वें स्थान पर है और लगातार सुधार हो रहा है। व्यापार और वाणिज्य से जुड़ी शासन विधि में सकारात्मक बदलाव और आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षा बताती है। वाणिज्य भवन के शिलान्यास के दिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार की जरूरत पर चर्चा हुई थी। आज जब इस भवन का लोकार्पण हो रहा है, तब भारत 32,000 से अधिक अनावश्यक कंप्लायंसेस को हटा चुका है। भारत ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो नीतियां बनाई हैं, जो निर्णय लिए हैं, उसमें भी इसी विजन की झलक है। गांवों में, छोटे छोटे शहरों में मुद्रा योजना से बने करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स हो, लाखों एसएमएसी पॉलिसी को और बैंक क्रेडिट के रूप में प्रोत्साहन हो, लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक क्रेडिट की सुविधा हो, हजारों स्टार्टअप्स की ग्रोथ के लिए निरंतर प्रयास हो। इन सभी के पीछे जो मूल भावना रही है, वो है ईज ऑफ एक्सेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले साल देश ने तय किया था कि हर चुनौती के बावजूद $400 मिलियन रुपए के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का पड़ाव पार करना है। भारत इसको पार करते हुए $418 मिलियन के एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड बना चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दिल्ली में जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार की सुबह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान योगी ने कहा कि आज डॉक्टर मुखर्जी की पावन पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1953 को मुखर्जी ने कश्मीर मुद्दे पर बलिदान दिया था। उनका बलिदान स्वतंत्र भारत का ऐसा बलिदान था जिसने उस समय पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। स्वतंत्र भारत का एक ऐसा बलिदान था जिसने उस समय पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो आंदोलन कश्मीर के लिए किया, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति और तुष्टीकरण के नाम पर देश की
एकता और अखंडता के साथ, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की जो प्रवृत्ति थी, इसके खिलाफ आवाज दी थी और बहुत स्पष्ट कहा था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। सीएम योगी ने कहा कि जो आंदोलन कश्मीर के लिए किया वो कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ था। डॉक्टर मुखर्जी ने देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलने देने की बात कही थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान का परिणाम ही है कि आज कांग्रेस की दुर्विसंधि के कारण कश्मीर के खिलाफ और देश के खिलाफ जो साजिश रची गई थी, धारा 370 को कश्मीर पर थोप करके अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने की जो कुत्सित मंशा के साथ इस देश पर इस प्रकार के नाजायज कानून थोपने के प्रयास हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज कश्मीर धारा 370 से मुक्त होकर के भारत के एकता और अखंडता के लिए, विकास के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महाराष्ट्र में सियासी संकट समाप्त होता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ शिंदे का दावा 40 विधायकों के समर्थन का है, तो दूसरी ओर उद्धव ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उधर शिंदे गुट ने एक चिट्ठी लिखकर उद्धव पर कई आरोप लगाए हैं। शिवसेना के कई बागी विधायकों ने असम के गुवाहाटी में एक होटल में डेरा डाला हुआ है। बगावत कर रहे विधायक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उद्धव जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच बागी विधायकों ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी के जरिए पार्टी विधायकों का दर्द बयां किया गया है। इस चिट्ठी को एकनाथ शिंदे ने शेयर किया है। चिट्ठी में लिखा है कि राज्य में शिवसेना का मुख्यमंत्री होने के बावजूद पार्टी के विधायकों को वर्षा बंगला जाने का अवसर नहीं मिला। पिछले 2.5 साल में शिवसेना विधायक के तौर पर ये दरवाजे बंद थे। सीएम के आसपास के लोग तय करते थे कि कौन उनसे मिल सकता है, कौन नहीं। चिट्ठी में आगे लिखा है कि सीएम ठाकरे कभी सचिवालय जाते ही नहीं, बल्कि मातोश्री में ही रहते थे। सीएम के आसपास के लोगों को फ़ोन करते, लेकिन कभी कॉल अटेंड नहीं की गई। इन सब बातों से तंग आ चुके थे और इसलिए एकनाथ शिंदे को इस कदम को उठाने के लिए राजी किया गया। कांग्रेस और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के लोगों को सीएम से मिलने का मौका मिलता था। यहाँ तक कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में काम के लिए अतिरिक्त धन भी दिया जाता था। बागी विधायकों ने कहा कि जब हिंदुत्व और राम मंदिर पार्टी के लिए अहम मुद्दे हैं, तो फिर शिवसेना ने उन्हें अयोध्या जाने से रोका क्यों। आदित्य ठाकरे की अयोध्या यात्रा के दौरान विधायकों को बुलाया गया और अयोध्या जाने से रोक दिया गया। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि 20 विधायक शिवसेना के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि आज भी शिवसेना मजबूत है। किस हालत में और किस दबाव में उन लोगों ने साथ छोड़ा है, इसका खुलासा जल्दी होगा। राउत ने कहा कि जब सारे विधायक मुंबई आ जाएंगे तब इसका खुलासा करेंगे। महाराष्ट्र के राजनीतिक उठापटक के बीच बागी नेताओं के कारण एकनाथ शिंदे का कद बढ़ता जा रहा है। वहीं राजनीतिक संकट से घिरे शिवसेना अध्यक्ष महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे परिवार समेत बुधवार रात सरकारी आवास वर्षा से अपने निजी आवास मातोश्री चले गए। वहां से निकलने से पहले उद्धव ने मौजूद विधायकों से भावुक होकर कहा कि जो जाना चाहता है जा सकता है। भारी संख्या में शिवसैनिक मातोश्री के बाहर मौजूद रहे। इस दौरान समर्थकों ने उद्धव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। उनके साथ महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे तेजस ठाकरे भी रहे। इन सबके बीच संजय राउत ने बयान दिया कि उद्धव ठाकरे सीएम के पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वो सीएम बने रहेंगे। राउत ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सदन में बहुमत साबित करके दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। गाजियाबाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया गया। मुखर्जी पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि दी गई। यहां केंद्रीय मंत्री वीके सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में उनकी प्रतिमा पर भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।
इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर, केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद वीके सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा सहित अन्य नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तथा बहनों, आज हम उस अमर बलिदानी का बलिदान दिवस मना रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक नेता के रूप में नए भारत के निर्माण का लक्ष्य डॉक्टर मुखर्जी के विचारों से प्रेरित है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख विकास पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। एक महान नेता, प्रखर राष्ट्रवादी, महान शिक्षाविद, दूरदर्शी, ऐसा नेता जिसने बहुत पहले सलाह दी थी कि देश को संगठित कैसे करना है, देश को एकजुट कैसे करना है और देश को अखंड कैसे रखना है। तरीके से जिस तरह उनकी मौत हुई उसके ऊपर पूरा शक रहा कि उनकी मौत सामान्य नहीं थी बल्कि शायद कराई गई। ऐसे महान बलिदानी जिन्होंने जनसंघ की रचना की ताकि एक अलग राष्ट्रवादी ताकत खड़ी हो, उन लोगों का मुकाबला करने के लिए जो शायद ज्यादातर सोच उनकी उन लोगों के साथ थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख विकास पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा अवसर है कि हम डॉक्टर साहब के जो भी बताए हुए रास्ते हैं उन पर चलने का संकल्प लें। डॉक्टर साहब का जो बलिदान है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी प्रकार से हल्का नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब पंडित नेहरू जी के कैबिनेट में मंत्री थे और वो सब सुख सुविधाएं छोड़ के, मंत्री पद छोड़ के माँ भारती के चरणों में उन्होंने अपना सच्चा एक जो रास्ता चुना उसको अपनाया। डॉक्टर साहब का अगर उस समय उतना बड़ा कार्य नहीं होता तो आज देश जिस स्थिति में आज हम देख रहे हैं शायद नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। औद्योगिक क्षेत्र स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में 150 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित है, लेकिन अब यहां खाली पोल खड़ा है, ध्वज गायब है। इस बात से नाराज पूर्व मेयर अशु वर्मा कार्यक्रम के दौरान ही धरने पर बैठ गए। बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में गाजियाबाद का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया था। आज वहां खाली पोल खड़ा हुआ था। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा था। कार्यक्रम शुरू ही हुआ था कि पूर्व मेयर आशु वर्मा की नज़र खाली पोल पर चली गई। आशु वर्मा ने इसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपमान माना और नाराजगी व्यक्त करते हुए वहीं कार्यक्रम के बीच ही धरने पर बैठ गए। वह लगभग आधा घंटा तक धरना देते रहे। हुआ नहीं है, खाली पिलर खड़ा हुआ है। मैं धिक्कार करता हूं नगर निगम, मुझे आक्रोश है मेरे मन में। इतनी लापरवाही होती है क्या इन लोगों को ज्ञात नहीं था कि 23 जून को एक ऐसे महामानव का बलिदान दिवस है कि जिसने इस झंडे की शान के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। कुछ ज्यादा कहूंगा तो मुझे लगता है कि और ज्यादा बात निकल जाएंगी और मन के उद्गार और बड़े गुस्से में निकल जाएंगे। इसी बीच वहां केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंच गए। उन्होंने आशु वर्मा का धरना समाप्त कराया। आशु वर्मा ने नगर आयुक्त और मेयर के प्रति नाराजगी जताई। उनका कहना था कि कम से कम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर तो राष्ट्रीय ध्वज लगाना चाहिए था। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए तो मुखर्जी ने जान तक की बाजी लगा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट।
आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान हुआ। यहां समाजवादी पार्टी और भाजपा में सीधी टक्कर है। रामपुर में आजम खां की प्रतिष्ठा दांव पर है। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की साख कसौटी पर है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ है। रामपुर में 6 और आजमगढ़ में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। दोपहर 3 बजे तक आजमगढ़ में 40% और रामपुर में 38% वोटिंग होने की सूचना है। मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने रजा डिग्री कॉलेज में मतदान किया। इस दौरान उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जारी मतदान को प्रभावित करने के लिए स्वार में सत्ता के जोर से शासन प्रशासन का गलत इस्तेमाल करके मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने यह आरोप भी लगाया कि सत्ता शासन प्रशासन का गलत इस्तेमाल करके मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को मतदान करने से रोक रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की है। साथ ही कहा है कि तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग कार्रवाई करे, सभी मतदाताओं को सुचारू मतदान करने दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू करवट। झांसी का सदर बाजार थाना सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। यह थाना परिसर के अंदर डीजे बजाया जा रहा है। तेज म्यूजिक की धुन पर कुछ लोग जमकर डांस कर रहे हैं। इनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। कल शुक्रवार है। जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। सहारनपुर में मस्जिदों के आसपास पुलिस बल तैनाती की तैयारी कर ली गई है। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि संवेदनशील स्थानों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। जुम्मे की नमाज है। सहारनपुर पुलिस को पिछले वीक की तरह ही एक्स्ट्रा जो फोर्स है आरएएफ की वो मिली हुई है। हमारे पास एक्स्ट्रा पीएसी जो स्टेट आर्म पुलिस है वो भी है। इनका हम पुराने पैटर्न के अनुसार ही डिप्लॉयमेंट करना शुरू करेंगे। वीडियोग्राफर्स की 100 से ज़्यादा वीडियोग्राफर्स की टीम हमारे द्वारा लगाई जाएगी तथा स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी रहेगी। हम लोग एसपीओ, सिविल डिफेंस, इन लोगों की भी सहायता लेंगे और रिलीजियस लीडर्स से हम लोगों का डायलॉग लगातार चल रहा है। पूरी पीसफुली हम लोग कल जुमे की नमाज कंप्लीट कराना इंशाल्लाह। 10वीं और 12वीं के टॉपर छात्र छात्राओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। मुलाकात का ये कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित हुआ। योगी ने छात्रों को सफलता के टिप्स भी दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हाई स्कूल के 10वीं मेधावी छात्रों, उनके माता पिता, प्रधानाचार्य व अध्यापकों से भेंट की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्य के साथ साथ आराम भी आवश्यक है। अगर आप नियमित रूप से पढ़ेंगे, नियमित रूप से खेलेंगे, नियमित रूप से सभी कार्यों को टाइम टेबल बनाकर करेंगे तो फिर परीक्षा के समय अनावश्यक तनाव नहीं होगा। संयम दिनचर्या से आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षकों को अभिभावकों के साथ संवाद बनाना चाहिए। अभिभावकों के साथ व्यक्तिगत संवाद नहीं होगा तो इसका असर आपके विद्यालय पर तो पड़ेगा ही, साथ ही अभिभावक को भी पता नहीं चलेगा कि विद्यालय में क्या हो रहा है। इन चीज़ों पर प्रत्येक शिक्षक को विचार करना चाहिए। देखिए, वह उनका जो है अनुभव इन बच्चों को जब बताएंगे, क्योंकि उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अलग अलग फील्ड में निकले होंगे। कोई प्रशासनिक सेवा में आए होंगे, कोई व्यवसाय में गए होंगे, कोई एग्रीकल्चर के फील्ड में काम कर रहा होगा, कोई जीवन की किसी अन्य फील्ड में काम कर रहा होगा। उनको बुलाएंगे, वो बच्चों को काउंसलिंग करेंगे, बताएंगे, या आपके यहाँ कभी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा होगा उसके बारे में वे लोग भी अगर अपने अनुभव के बारे में बताएंगे तो उसका काफ़ी लाभ होगा बच्चों को। अगर सभी बच्चे रात्रि 10 बजे तक सो जाएं और सुबह 4 बजे उठ जाएं तो उनके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होगा। रात्रि भर जागने से दिन भर व्यक्ति को थकान रहती है, स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हर बच्चे को खेल के किसी न किसी कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। इससे शारीरिक व मानसिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होगा। इससे निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। प्रत्येक छात्र को हिंदी, अंग्रेजी का एक अखबार ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे आपको देश, दुनिया, राज्य और स्थानीय खबरों की जानकारी मिलेगी। आज की खबर कल के लिए जनरल नॉलेज का आधार बनेगी। समय पे जगना, समय पे सोना, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी
आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो अच्छा अंक भी व्यक्ति प्राप्त करेगा, है ना। तो स्वास्थ्य की रक्षा के साथ साथ अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, और उस दिशा में आपकी पुत्री ने प्रयास किया है, अच्छा है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए। इससे आपको बहुत सारी रचनात्मक चीज़ें जानने को मिलेंगी। देश में कहाँ कौन से बच्चे ने अच्छा काम किया, प्रगतिशील किसान के अच्छे काम के बारे में, सामाजिक जीवन में कहाँ किस व्यक्ति ने अच्छा काम किया है, इसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कार्यक्रम में करते हैं। समय समय पर परीक्षा से ठीक पहले परीक्षा पे चर्चा भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट 26 जून को अपना स्थापना दिवस मनाएगा। यह इनका 31वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर विजयनगर में स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा, जिसमें डॉक्टर परामर्श देंगे और जांच भी की जाएगी। 26 जून को अपने 31वें स्थापना दिवस पर जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क हेल्थ शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैनेजिंग ट्रस्ट लक्ष्मण कुमार गुप्ता ने बताया कि शिविर का आयोजन विजयनगर के सेक्टर 9 स्थित त्रिपाठी अस्पताल में किया जाएगा। 31 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है और इस 31वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि विजयनगर त्रिपाठी नर्सिंग होम में आयोजित किया जाएगा। इसमें बहुत अलग अलग तरह की जो टेस्टिंग है, उनकी जाँच है, एक्सरे है, ECG, अल्ट्रासाउंड है, ये सब निःशुल्क है। इसमें सिटी स्कैन और MRI के लिए 1500 रुपये का चार्ज है, वो भी कंसेशनल है। इसका चार्ज वैसे बहुत ज़्यादा है, बट सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका 1500 रुपये का चार्ज है और इको की जांच 400 रुपये की है। इसमें ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष MK सेठ ने बताया कि सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन होंगे। शिविर में फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श दिया जाएगा। काफी पुराने हैं, बाकी सब एक टीम है। इसके अंदर फिजिशियन के द्वारा सभी लोगों की जांच की जाएगी। शिविर में ब्लड, शुगर की जांच, एक्सरे, ECG, अल्ट्रासाउंड आदि सब निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। MRI, CT स्कैन, यूको, MRI, CT स्कैन के 1500 रुपये पर मेंबर के चार्ज किए जाएंगे, 400 रुपये ईको के चार्ज करेंगे, बाकी सब निःशुल्क है। ये काफी अच्छा हमारा शिविर लगेगा। शिविर को सफल बनाने के लिए सभी डॉक्टर्स लोग, संस्था के सभी पदाधिकारीगण तन मन धन से पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा खून की जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG जांच की सुविधा भी निःशुल्क होगी। वहीं CT स्कैन, MRI 1500 रुपये और ईको के लिए 400 रुपये चार्ज होगा, जो बेहद रियायती दरों पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।